बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज कौमी असम्बली का आखिरी दिन था, आज इस हुकूमत का आखिरी दिन है, क्योंकि आज है दिन जब आपको हर जगह पर अलविदाई मुलाकातों की तस्वीर मनाजिर देखने को मिलेंगी और हर जगह पर आपको अलविदाई खिताबात यानी तकरीरें सुनने को मिलेंगी। अगर मैं आज नेशनल असम्बली की बात करूं तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो अलविदाई तकरीर के अंदर अदलिया को खूब धोया है। अगर मैं शहबाज शरीफ साहब की बात करूं तो शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो हस्बे मंशा हस्बे रिवायत थी, एज़ प्रिडिक्टेड। जी हाँ, एज़ प्रिडिक्टेड मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ मौजूदा आर्मी चीफ बल्कि साबिका आर्मी चीफ की भी तारीफ़ें की और उनका शुक्रिया अदा किया। हेवन सेड दैट, आज यूँ लग रहा था टेलीविज़न स्क्रीन्स को देख करके कि जैसे आज ईद का समा है, जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद इस हुकूमत ने पता नहीं कौन सी अचीवमेंट हासिल कर ली है जिसके नतीजे में हमें ये मनाजिर देखने को मिले। तो मैंने सोचा कि आज का दिन बिल्कुल एप्ट है कि इनको थोड़ा सा रियलिटी चेक एक दफ़ा फिर से दिया जाए। वैसे तो सीधी बात बीनर सलीम के साथ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम हुकूमत को, चाहे वो ये हुकूमत हो चाहे वो पिछली हुकूमत हो, बार बार फैक्ट चेक देते चले आए हैं। इसके नतीजे में बहुत से लोगों को जो हुकूमत में होते थे वो चीज़ें पसंद भी आती थी, कभी कभी पसंद नहीं भी आती थी, कभी कभी उनकी शिकायतें भी आती थी। तो आज भी वो दिन है कि जब इस हुकूमत को जाते जाते एक फ़ैक्ट चेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो फैक्ट चेक मैं आपको देने वाली हूँ वो बताने से पहले दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ मनाजिर देखिए और उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। ज़रा दिखाइए, ये मनाजिर हैं जी कुछ पार्लियामेंटेरियंस यानी जिनको आप कहते हैं कुछ सेनेटर्स, वो सेनेटर्स जो कि सेनेट में मौजूद नहीं हैं इस टाइम पर, किसी बंद कमरे में भी मौजूद नहीं हैं, किसी बंद घर में भी मौजूद नहीं हैं, बाहर अपने सहन में बैठे हैं। और सहन में भी उनको एसी चाहिए, सहन में भी उनको चिलर्स चाहिए। यानी ये वो नॉर्मल एसी नहीं है जो आम 1-1.5 टन का किसी के घर में लगा होता है। ये वो एसीज हैं जो कि इन हुक्मरानों को अपने लॉन में भी चाहिए, क्योंकि इनसे गर्मी, इनसे हब्स बर्दाश्त नहीं होती। ये मनाजिर, ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये है कि हुकूमत के आज आखिरी दिन इनकी परफॉर्मेंस का इससे बड़ा मुंह बोलता सबूत कोई नहीं है कि जब बात हुक्मरानों की आएगी तो उनको खुले में भी, ताज़ा हवा में भी, हब्स ज़दा मौसम में भी एसी की ठंडी ठार हवा चाहिए। और जब आवाम की बात आएगी तो आवाम के लिए महंगी बिजली, और वो बिजली जिसके ऊपर आवाम बड़ी मुश्किल से एक पंखा भी चला पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। पूरा पूरा दिन पाकिस्तान की आवाम, जो मिडिल क्लास आवाम है, जो तनख्वाहदार आवाम है, वो पूरा पूरा दिन एसी नहीं चलाती, डर डर के रात को एसी चलाती है कि कम से कम सुबह दफ्तर जाने से पहले रात को सुकून की नींद हासिल की जाए। लेकिन इन हुक्मरानों को खुले में चला एसी इंजॉय करते हुए रत्ती भर भी ये ख्याल नहीं आया। और ख्याल क्यों आएगा, क्यों आएगा ख्याल? क्या ये इस बिजली के पैसे देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये अपना बिल खुद अदा करते हैं? बिल्कुल नहीं। इनको ये सब सहूलियात मुफ्त हैं, और मुफ्त इसलिए हैं क्योंकि मैं और आप इन चिलर्स के, जो कि एक खुली हवा के अंदर हब्स ज़दा मौसम में सहन में बैठ करके हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं, इनका बिल मैंने और आपने दिया है। तो क्या कहते हैं, कुछ ऐसा है ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम। यही है परफॉर्मेंस और यही है हकीकत कि जिसके ऊपर आज हुकूमत अपने आखिरी दिन शादियाने बजा रही है, वो जाते जाते ये पाकिस्तान छोड़ के गई है जो आप देख रहे हैं। हुक्मरानों के लिए एक अलग पाकिस्तान और मेरे जैसे, आप जैसे आम आवाम के लिए एक अलग पाकिस्तान। चलिए जी, हम भी इस सेलिब्रेशन में अपना हाथ डाल देते हैं। और मेरे आज जो पैनलिस्ट बने हुए हैं मेरे साथ, उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करा देती हूँ। मुझे ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और मुझे ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल राना एहसान अफजल खान साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मतलब हुकूमत के आखिरी दिनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनीवेज जी, हेवन सेड दैट, मैं शो का आगाज़ बिल्कुल मैं आपसे करना चाहूँगी बैरिस्टर साहब, क्योंकि आप यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मतलब मैं आपकी तस्वीरें देखती रहती हूँ, आप माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी रिलीजियस महफ़िलों का भी एहतमाम करते हैं, मजालिस का भी एहतमाम करते हैं। उनमें से बहुत सी महफ़िलें जो हैं वो सहन में भी होती हैं। और आप, मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक कंफर्टेबल सिटीज़न है। कंफर्टेबल से मुराद ये है कि आप एक मिडिल क्लास में आते हैं, एक ऐसी मिडिल क्लास जो एसी अफोर्ड कर सकती है। आप भी सर सहन में एसी लगाते हैं, कैसा महसूस होता है? मतलब मैं तो सर कमरे में भी डर डर के लगाती हूँ, महसूस कैसा होता है खुले हवा में जब बड़े बड़े चिलर लगे हों? तो देखिए, जिस क्लास से हम लोग हैं, जो बिजली के रेट हैं सबके लिए मुश्किलात हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे लिए मुश्किलात नहीं है, बिजली का बिल जब आता है तो एक दफ़ा अच्छा खासा आपको एक झटका लगता है। तो आजकल तो कमरों के अंदर एसी अफोर्ड करना उस तवातर के साथ कि जो हम
आज से चंद साल पहले 4-5-3 साल पहले कर सकते थे, वो शायद नहीं कर पा रहे। देखें बिनिश, जो आपने जिस तरफ इशारा किया है या जो वीडियो दिखाई है, उसमें बदकिस्मती से चेयरमैन सेनेट बैठे हैं और उनके साथ दूसरे लोग बैठे हैं। ये वही चेयरमैन सेनेट हैं जिनके बारे में अभी एक इन्होंने बिल पास करवाया, बड़ा चोरी जिसके अंदर बिल प्रेजेंट किसने किया था? बस जिस टाइम भी किया था, बड़ी क्लास। सर वो भी आपकी पार्टी के थे ना, बड़ी क्लास। तो नाम ले लेना, क्लास हुई है तो नाम तो ले ले उनके। चने छोड़ने उनके काम इतने अच्छे हैं कि एक बुरा काम इग्नोर कर। अच्छा, ऑलराइट। हाँ, लेकिन बहरहाल पार्टी ने उन्हें बड़ा इस चीज़ पे, इनका एक देखिए, जब आप सियासी एक बैकग्राउंड ना रखते हो और सियासी प्रोसेस से ना निकले हो, तो फिर आपके लिए सियासत कमाई का ज़रिया होती है, एक टशन का ज़रिया होती है, एक दिखावे का ज़रिया होती है, सहूलतें और ऐशो-इशरत का ज़रिया होती है, जो कि एक बदकिस्मती है। यही तो वजह है कि बिनिश आज मेजॉरिटी सियासत को और अहले सियासत को पसंद नहीं कर रहे। इवन एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं भी कई दफ़ा इस घुटन में आता हूँ कि क्या ये सियासत है, इसलिए सियासत होनी चाहिए। तो मैं इस पे, ये सिर्फ आपका नहीं है, मैं भी कुड़ रहा हूँ ये देख के कि हम लोग तो अपनी मुसीबत में हैं सारे लोग, और सारा दिन जहाँ पे, मैं तो अपने उसी इलाके पे, आप भी जानती हैं, जहाँ मैं पैदा हुआ मैं वहीं पे रह रहा हूँ, मैंने कोई शिफ्ट नहीं किया इलाके में। लोग रोज़ आते हैं। लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली का बिल है, और बिजली का बिल तो लोगों के लिए, ऐसे लोग भी बिनिश आते हैं जिनकी माहाना आमदनी 30-35 हज़ार है और बिजली का बिल 25-27 हज़ार है। वो कहते हैं, आप बताएं, अगर हम बिजली का बिल दें तो खाएं क्या? आपकी हुकूमत जाते जाते आज आखिरी दिन है, और अभी मेरे ख्याल से बाय द टाइम हम ये प्रोग्राम खत्म करेंगे, हो सकता है जो चिट्ठी है उसके ऊपर डेट लिख करके वज़ीर आज़म साहब भेज भी दें तहलील करने के लिए। उन्होंने जाते जाते बिजली लगभग 2 रुपये और महंगी कर दी है सर, और आप भी इसके अंदर, आपका भी इसमें हाथ है। आप कह रहे हैं ना मैं कुड़ रहा हूँ, कुड़ तो वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी रहे हैं, उसके ऊपर मैं आती हूँ, लेकिन ये जो इज्तिमाई कुड़ना चल रहा है ना, इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी हुकूमत नहीं कर पाई है। बिल्कुल। वैसे राना एहसान अफजल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने गरीब बंदे का ख्याल नहीं करना, आपने मेरा ख्याल नहीं करना, आपने मेरे कैमरामैन का ख्याल नहीं करना, आपने हम जैसे सिटीजन्स का ख्याल नहीं करना। चले ब्रिगेडियर हारिस साहब तो चले रिटायर्ड हैं, बल्कि आप उनका रिटायर ही हो गए, मतलब आपने उनका भी ख्याल नहीं करना। तो सर बिजली का यूनिट 50 रुपये का हो गया, जाते जाते भी आप लगभग 2 रुपये बिजली जो है वो महंगी करके जा रहे हैं सर। तो फिर तो आप तो हुकूमत में रहने के काबिल ही नहीं थे। 15 महीने क्या, 15 दिन नहीं सर, आप 2 पाकिस्तान दे करके जा रहे हैं खुल्लम खुल्ला। एक वो पाकिस्तान जो कि सादिक संजरानी का पाकिस्तान है, जो मैंने आपको दिखाया, और एक वो पाकिस्तान जो बीनर सलीम का पाकिस्तान है, जिसमें हम पंखा भी डर डर के चलाते हैं सर। देखें, कुछ तल्ख हकायक हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो हकीकत पे मबनी है। देखें, यहाँ पाकिस्तान में बिजली के रेट के ऊपर, पेट्रोल के रेट के ऊपर, गैस के रेट के ऊपर सियासत होती रही। वो सियासत ये होती रही है कि बिजली के रेट पीछे से, क्योंकि ईंधन इम्पोर्टेड है तो वो महंगा हो जाता है, तो हुकूमतें जो है वो उस रेट को जो है वो रोक लेती, और उसकी वजह से बढ़ाती नहीं है और पास ऑन नहीं करती, और उसकी वजह से आपके गर्जसी कर्जे जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो पीटीआई ने 1.1 ट्रिलियन से जो है वो 2.5 ट्रिलियन के ऊपर वो पावर सेक्टर का कर्जा ले गए, और जो गैस सेक्टर में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, गर्जसी कर्जा सिफर था 72 सालों में, उसको वो ले गए 1400 अरब के ऊपर, जो हमारे दौर में 1700 अरब पे आ गया। अब हमारे पास ये ऑप्शन थी, क्योंकि हमने IMF का मुआहदा बहाल करना था। अगर वो मुआहदा ना बहाल होता तो आप जानती है कि वो डिफॉल्ट होता। तो उसको बहाल करने के लिए हमें ये 2 टास्क दिए गए कि आपने इन गर्जसी कर्जों की फ्लो को सिफर करना है, यानी कि अब आप इन कर्जों को बढ़ावा नहीं दे सकते, इनको आपने रोकना होगा। तो डॉलर मिलेंगे तो मुल्क दिवालिये से बचेगा और मामलात आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे पास ये ऑप्शन थी, क्योंकि हमारी हुकूमत आज खत्म हो रही है, आज हम असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास भी पीटीआई की तरह वो ऑप्शन मौजूद थी कि वो हम छोड़ के जा रहे हैं, तो हम अनाउंस कर देते कि हम 10 रुपए यूनिट सस्ता कर रहे हैं, हम 50 रुपए पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, हम गैस भी सस्ती कर रहे हैं, हम एमनेस्टी स्कीम भी अनाउंस कर रहे हैं, और मुल्क के वो आर्जी तौर पे, दिखावे के तौर पे एक खेल खेलते कि ये देखो हमने रिलीफ का मार लगा लिया और अब हम जा रहे हैं। और फिर होता यह कि मुल्क जो है फिर से दिवालिये के रास्ते पे चलना शुरू। हमने ये रास्ता नहीं अपनाया। हमने ये जानते हुए कि हमारी हुकूमत जा रही है, हमने वो इकदाम लिए जो अनपॉपुलर हैं, जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि बहुत हमने बोझ डाल दिया आवाम पे और गलत कर दिया और ये जुल्म ढा दिया। मैं आपसे 100% एग्री करता। अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन होती मुल्क को दिवालिया करने के अलावा,
कि हम ये कर देते और ये बोझ अवाम पे ना डालते और आगे चले जाते। लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन नहीं मौजूद थी और हम एक जिम्मेदार हुकूमत है, तो हमने ये कोशिश किया कि हम वो ठीक है, फैसले करें जिससे मीशत खाई पे ना फाइन, गिरे। फेयर तो इनफ अब सर, ये लेकिन जी, सर अब सादिक संजरानी साहब को, पार्लियामेंटेरियंस को, अपने कॉलीग्स को, अपने एमएनएस को ये तो बोले ना कि आवाम को जलाए तो नहीं, खुले में बैठ करके एसी चला रहे हैं, लॉन में बैठ करके बड़े बड़े चिलर्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और फिर उनकी फुटेजेस भी बन रही। जाहिर सी बात है, फुटेज किसी ने बनाई तो मैंने आज चलाई ना। उनको कम से कम ये तो एहसास और शर्म दिलाइए कि आप ये नहीं कर सकते। दिस इज इक्वली अनएथिकल। आप उस आवाम के साथ जो आपके ये बिजली के बिल दे रही हैं, आप उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं सर। इट इज ऑल्सो अबाउट एटीट्यूड। नहीं, ये जो अब आपने बात की है मैं आपसे एग्री करता हूं। अगर कोई खुले में एसी लगा रहा है तो मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर चेयरमैन सेनेट ने वो जो बिल लाने की कोशिश की, मैंने हर जगह उसको अपोज किया कि इस वक्त जब अवाम मुश्किल के अंदर है, हम कहें कि हमारी मराद बढ़ा दे या हमारा प्रोटोकॉल बढ़ा दे, उसके साथ तो हम बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और ना हमने किया। अगर ऐसा हुआ है तो मैं भी आपके साथ मिलकर उसको कंडेम। ऑल राइट, रान साहब मेरे साथ बने रहिएगा। ज़रा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को सुनते हैं। ब्रिगेडियर साहब, दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक तो जो डेफिनेटली जो अभी फुटेज चली है, जो सब लोगों ने देखी भी है और आप लोगों ने पहले भी ऑफकोर्स देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा वायरल और सर्कुलेट हो रही है। ऐसा किस बात के शादियाने? इस बात के शादियाने कि जाते जाते दो पाकिस्तान बना करके गए, एक सादिक संजरानी का और एक हम जैसे पाकिस्तान की आम आवाम का। और सर दूसरा सवाल जिसका मैं समझती हूँ कि सबसे मॉडेस्ट जवाब आप ही दे सकते हैं इस पैनल में, कि महंगाई को छोड़ें, अवाम की गुर्बत को छोड़ें, मेरा वजीर आजम सुरखरू और कामयाब हुआ कि नहीं हुआ सर? आज तो उसने मौजूदा आर्मी चीफ के बजाय की ही नहीं बल्कि पिछले जो गुजर चुके आर्मी चीफ, यानी जिनका नाम जनरल बाजवा है, जिनके बारे में बहुत सी तरह तरह की बातें की जाती हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया और उनकी भी तारीफें कर दी, तो उनको पूरे नंबर मिल गए सर? देखें, इसमें बिनिश बात यह है कि ये देखते हैं कि हुकूमत आई थी जब अप्रैल 2022 में, और आज जब आए थे तो क्या कंडीशन थी और अब जा रहे हैं तो क्या कंडीशन छोड़ के जा रहे हैं। सिंपल सा मौज़न है और उसमें मेरे ख्याल में तो कोई इतनी परफॉर्मेंस इस हुकूमत की नहीं है। ख़ास तौर पे आपके सामने डॉलर, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, अब महंगा, इन्फ्लेशन 30 से ऊपर क्रॉस कर गई है, जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस पे जा रही है। उसके बाद उसके साथ सेकंड ये है कि आप जाते जाते भी जो आपने बिजली बढ़ा दी है 5, 6, 7 रुपए और आपने डीजल 20 रुपए बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, आपने रियलाइज़ किया कि आपको वोट किस बात पे लोग देंगे। मुझे इस बात की राना अफजल इधर माशाल्लाह बड़े अच्छे यंग एग्जुबरेंट फाइनेंस को भी समझते हैं। आपको पास वोट पे जाने के लिए अवाम के पास आप क्या जाएंगे? नंबर 1, आपने अपने तकरीबन केसेस ख़त्म कर लिए, आपने नैब को अपनी मर्जी के मुताबिक क्लिप कर दिया, वोटिंग मशीन ख़त्म कर दी, ईवीएम ख़त्म कर दिए, ठीक है, जो भी आपने करना था कर लिए। बात ये कि आपने उसके बाद आप देखें, मैं बिल्कुल पीटीआई की या उनके चेयरमैन की जो है जानेट ये नॉट सफरिंग, आप बार बार बैशिंग के अलावा आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं कि आपने क्या किया। आपको आज पैमरा का जो बिल है वो आप क्यों पास कर रहे हैं, मुझे इस बात की भी, ये नेप जो है ये आपको क्या इमरजेंसी थी कि आज सेनेट में पेश किया गया। उसके बाद पहले आपने जर्नलिस्ट को सारों को कंट्रोल किया, बीमारी की मौत की बात कर रही थी। आपके पास मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपने जो ऑस्टेरिटी करनी थी, आपने 200 अरब रुपीस के लिए आपने अवाम को कितनी मुश्किल में डाला। आपने ये पैसे आपने एफडीआई से क्यों नहीं रखे, सेल टैक्स, इनकम टैक्स और आपके कस्टम से आपने जो पैसा 2000-3000 अरब चोरी होता है, आपने वेस्ट होता है, उसमें से क्यों नहीं रिकवर किया। आपने स्टेट कॉर्पोरेशन को 700-800 रुपये दे रहे हैं, साल में दिया ना आपने उनको, आपने उसको क्यों नहीं सेव, आपने प्राइवेटाइज 2 चीज़ें करते आपको तो आप IMF वर्ल्ड को बड़ी क्लियर कह सकते थे कि देखें वी हैव डन दिस ऑस्टेरिटी, हमने इन हाउस सेविंग की है, हमने 2000 रुपये की, इसलिए हम ये अभी कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको पूरा कर लेंगे। कहीं ना कहीं तो काम करें। आपने अपने ऑफिस में, किसी ऑफिस में मुझे बताएं कौन सी ऑस्टेरिटी की है, वो भी हमने नहीं कैन किया। MNA MP MNAs को आपने डेवलपमेंट फंड में कोई 60-70 अरब रुपए दे दिए, आपने लैपटॉप के अंदर दिए। आप इस वक्त देखें जाते जाते आप आवाम को रिलीफ देना, आप एक इंडिविजुअल को, स्टूडेंट को, आपको बाद में आ जाए। मैं पता नहीं शायद आप बात भूल गए हैं या आपके दिमाग से मिस हो गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि मैंने वो सब कुछ किया जो कि मुझे आर्मी चीफ साहब ने प्लान दिया था। मैं आपको सुनवा देती हूँ, जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, सुनवाइए जी।
जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत शुक्रगुजार, उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने जो ही इन्होंने अपना मनसब संभाला, बगैर वक्त जाए कि इन्होंने मुझसे ये कहा कि ये है वो प्रोग्राम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का। मैं जनरल आसिम मुनीर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी सर, ये आप है वो बनीश प्लान देखें, जिससे ये- आपने पाकिस्तान को ये- आगे बढ़ाना है। ये- ब्रिगेड साहब, ऐसा वजीर आजम कहाँ मिलेगा आपको? आप देखें, ये बात ये है कि ये मिसकोड इस तरह से है, चीफ आर्मी स्टाफ ने बिल्कुल कहा होगा जी कि नाउ हम आपके साथ हर किस्म की ताउन के लिए तैयार है, नेशन बिल्डिंग के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जो भी खिदमात हैं हमारे ऑफिसर्स, हमारे ट्रूप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, ये आपने प्लान देना, देन देयर टू इम्प्लीमेंट। चीफ का इनिशिएटिव था कि जहां पर क्योंकि फॉरेनर्स की किसी गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट थी इस पर किसी पर ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट आती है, चेंज होती है, पॉलिसी चेंज, दे वांट के वी वांट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्मी, ताकि एक आर्मी की क्रेडिबिलिटी है और फिर नेचुरली दे विल फॉलो द, एटलीस्ट जो पॉलिसी बन रही है इसको फॉलो की जाएगी। ये नहीं कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी आती है तो पीएमएलएन की सारी पॉलिसी चेंज, पीपल्स पार्टी आती है तो पीएमएलएन की पॉलिसी चेंज, पीटीआई आती है तो बाकी पॉलिसी चेंज। ये नहीं होना चाहिए। आपने जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी एक बना ली है डेलिब्रेट करके, उसको यू कैन नॉट चेंज, यू शुड नेवर चेंज। तभी तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है आपके पास। इसी वजह से फौज ने, मिडल ईस्ट ने, सब ने कहा जी कि अगर आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, आर्मी इज गोइंग टू बी देयर और वन विंडो ऑपरेशन करेंगे। जिस तरीके से आपने बात की, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी, फिर आपने एक लिम्ट बना दिया, तो ये सारी चीजें इनिशिएटिव है। लेकिन देन यू हैव टू, आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड और यू से कि जी ये हमने किया है, आपके पास क्यों क्या रहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए आप उनका नाम ले लेते हैं। अच्छा बताएं, वजीर आजम साहब पास हुए कि नहीं? बस ये बता दें, मुझे ब्रेक पर जाना है। पासिंग मार्क्स, मेरे फ्लाइंग ख्याल में कलर्स? ये तो पाकिस्तान की आवाम को उन्होंने पास करना है, फेल करना है, हमने तो कुछ नहीं करना, ना फौज ने करना, चलिए। पीपल ऑफ पाकिस्तान चीट। ऑल राइट, अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं वेरी मच इन सीधी बात। टुडे वी हैव ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, वी हैव बैरिस्टर आमिर हसन साहब एंड वी हैव राना एहसान अफजल खान साहब। अब इस सेगमेंट के अंदर जो मैंने बात करनी है वो उसी चीज़ के बारे में बात करनी है जो कि हॉट केक बना हुआ है, वो है मेरा बंदा थेरी। अब आप कहेंगे हॉट केक तो बना हुआ है कि जी निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, तो यही तो है मेरा बंदा थेरी। क्योंकि अगर मैं रिवायत की देखूँ, अगर मैं माजी के एक्सपीरियंस की देखूँ, तो सेठी साहब, नजम सेठी साहब को ये शर्फ हासिल हुआ था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चॉइस थे। इसके अलावा रिसेंटली अभी मोहसिन नकवी साहब को ये शर्फ हासिल हुआ एज द निगरान चीफ मिनिस्टर, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब की चॉइस थे। अब जो दो नाम पॉपन कर रहे हैं, एक तो हैं जी जलील अब्बास जिलानी साहब जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, और एक जो दूसरा नाम आ रहा है वो है जी तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का। अगेन ये ऑफिशियल नेम्स नहीं है, लेकिन ये वो नेम्स हैं जो कि बड़े हॉट केक बने हुए हैं। और अगर इनकी माने तो बैरिस्टर साहब फिर आपने कुड़ना है कि आपने नाम बताना है? अब ये ना कहिएगा कि मैं फिर से कुड़ूंगा कि ये क्यों हो गया। नाम बता दें, नाम जिलानी साहब को मैं मुबारकबाद दे दूं कि मैं क्या करूं? देखिए, सारी इत्तेहादी जमातों ने और वहाँ से अपोजिशन ने नाम देने थे, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ये किया है कि उन्होंने अपने लोगों के नाम नहीं दिए। उन्होंने जो एक्सेप्टेबल नाम हैं, जो होने चाहिए न्यूट्रल सेटअप के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर के, वो नाम दिए हैं, जिसमें जिलानी साहब हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, हमारे एम्बेसडर रहे हैं यूएस में शहरी रहमान साहबा के बाद, और उन्हें एम्बेसडर पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने बनाया था। और उसके बाद तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, इफ्तिखार चौधरी के बाद एक बड़ा मुश्किल दौर आया था, लेकिन तसद्दुक हुसैन जिलानी ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं कि जिन्होंने कोई वो टिकर्स के साथ नहीं खेले, और मियाँ साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया था, वो बने थे। तो हमने तो नाम दिए न्यूट्रल, हमने अपनी पार्टी के अंदर से हमने कोई अपना बंदा नाम नहीं दिया। पहले अगर नजम सेठी साहब का था, मोहसिन नकवी साहब का था, वो नाम भी आप सहाफ़ियों के थे, गैर जानिबदार लोगों के नाम थे। हम भी चाहते तो अपनी पार्टी के लोगों के नाम दे सकते थे। जरदारी साहब कहते थे कि मोहसिन नकवी साहब मेरे बच्चे हैं। देखिए, वो तो अगर किसी के बच्चे अच्छा, आपको होंगे, बेटी नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं तो हाँ, मैं भी उनका लिहाज करती हूँ। हाँ, तो ये तो सर फिर मैं भी है। उनका लिहाज करती हूँ तो ना, ये जब मिलते हैं तो एहतराम मैं है उनको मिल करके ऐसे तो स्ट्रेट फायर तो नहीं खोल देती ना, फिर मैं भी लिहाज करती हूँ। तो मोहसिन नकवी साहब भी फिर लिहाज करते हैं। तो ये तो लिहाज तो एक दूसरे का हाँ करना जी, चाहिए, बदलियाजी तो अच्छी। हम अब जिस पाकिस्तान में हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से बदलियाजी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है।
वो जो बदले वाला पाकिस्तान था वो तो वक्त किसी को सूट लगेगा नहीं सर, किया। सर वक्त लगेगा। हाँ ठीक है, अगर ठीक है। इतना आसान मैं होता, मानता हूं। अगर इतना आसान होता तो खान साहब को जेल में डालने के बाद भी ना आप सीधा फौरन इलेक्शन में जाते। नहीं, आप ये ना करते कि 2 दिन पहले असेंबली भी तहलील करने के बारे में सोचे, 90 दिन में भी इलेक्शन ना कराएं, नई हल्का बंदियां भी करानी है, नई मर्दमशुमारी के तहत भी जाना है, और फिर इलेक्शन को आप तरखा करके अगले साल पर हम लेकर के इलेक्शन में जाएं। जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले पता दिन से चले था। सर आपके इसी हम खेल लोग तो में खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाए और हो जाए। आपका इरादा ही ना बने। हो जाए, हम सर, कब ना चाह रहे करें। हैं? मैं सर ना करें, मैं हकीकत बात कह आप रहा हूं। वाकई इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे पीपल्स फिर। पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को गैर सियासी तरीके से आउट किया जाए। हमारा एक मौक़िफ़ बता दें, हमने रह के गवर्नमेंट के अंदर किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी की बात नहीं की, हमने किसी की गिरफ्तारी की बात नहीं की। अब कानून के तहत अगर ट्रायल में कोई बंदा मुजरिम गर्दाना जाता है तो जेल ही जाएगा। हम लोगों ने तो 13-13 साल बेकसूर भुगती है, बाद में बाइज्जत भरी हुए हैं, लेकिन हमारी हुकूमत के अंदर तो कोई सियासी कैदी नहीं था, ना हम किसी सियासतदान को कैदी बनाना चाहते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, देखिए पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए, रवैयों को बेहतर होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं बिनिश के जेलों में जाने के बाद आपके रवैये तब्दील हों। जेल जाने से पहले हुकूमत के दौरान आपको बड़ा आजिज़ होना चाहिए। ये नहीं कि जब आप हुकूमत से निकलें और फिर आपको खुदा खौफी आ जाए। तो मैं समझता हूँ सर, मैंने इधर फैक्ट चेक देना है, मुझे देने दें आज फैक्ट चेक। आपका वैसे ही आज करें। आखिरी दिन है हुकूमत में, अल्लाह ताला आप लोग की ज़िंदगी लंबी करे। हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हम्बलनेस नहीं आई थी, फिरौनियत आई थी। नून लीग के गर्दनों में भी बहुत बड़े बड़े सरिया आ जाते हैं, और अभी तो खैर बहुत ही डबल सरिया है ना, कि मतलब अभी तो क्योंकि खान साहब माइनस हो चुके हैं तो अभी तो नून लीग को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाना है। हालांकि हमें पता है कि इंतखाबात का भी दूर दूर तक कुछ नहीं पता। और सर आपका भी जो मामलात है ना वो कुछ इतने अच्छे लग नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब नजर ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, thank हर you। जगह पे शहबाज शरीफ साहब छाए में हैं, हर जगह पे। Thank you। GHQ में शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। बाजवा साहब की तारीफ है शहबाज शरीफ साहब, असेंबली में शहबाज शरीफ साहब, बिलावल और आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासत करनी है कि बस ऐसे ही रहना है उन्होंने? देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ही जाएंगे GHQ में, प्राइम मिनिस्टर ही आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे, ये उनका इस्तेकाक है, उन्हें करनी चाहिए। लेकिन ये सवाल उठेगा एक पॉलिटिकल वर्कर की तरफ से कि मुल्क की बेहतरी का प्रोग्राम वज़ीर आज़म देता है या आर्मी चीफ देता है। ये सोचना पड़ेगा लीडर कौन होता है, नहीं लीडरशिप सोचा था कहाँ से। इत्तेहाद बनाने से पहले या इत्तेहाद बनाते देखिए, वक्त या इत्तेहाद के दौरान? मैं तो एक सवाल उठा रहा हूँ ना एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। लो सर, आप भी इत्तेहाद खत्म होते हुए मेरे वाला काम करेंगे तो मुझे जवाब कौन देगा? ये तो सवाल मैंने सबको उठाया सवाल है तो सर। सबको उठाना चाहिए। जैसे आपको सियासत पे बात करने में कोई अर्ज नहीं, हमें भी सहाफ़ियाना सवाल उठाने में तो अर्ज नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ ये सवाल उठेगा कि लीडर कौन होगा, कैसे होना है। दूसरा, बिलावल साहब ने कल स्पीच की है, वो छाए हुए हैं। बिलावल साहब का एक अपना अंदाज है, प्राइम मिनिस्टर का अपना अंदाज है। और मुझे एक बात कहने दें, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी जी कि आपने कह दिया 2 हुक्मरान जमातों के सरिया आता है और पीपल्स पार्टी के नहीं आता, यही कंपैरिजन है। इस पर मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ और खुदा का भी शुक्रगुजार हूँ कि पीपल्स पार्टी जब जब इक़्तिदार में आती है मज़ीद आप लोगों के सामने नरम रवैया रखती है, आपके सामने झुकती है। पाकिस्तान के अंदर कोई हुक्मरान बताएं आसिफ अली जरदारी जैसा कि जिसे हर बंदा उठ के चपड़ासी से लेके और चीफ जस्टिस तक रोज़ गालियां बकते हो, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और एक बात, और हमने एक दफा भी कभी पर डिलीवरी में वैसे डिलीवर अगर करने की बात हो ना, गवर्नेंस की बात हो, तो उसमें वैसे नून लीग आपसे आगे है सर। देखिए, गवर्नेंस में गवर्नेंस आप कैसे समझती हैं? गवर्नेंस अगर ये है कि असेंबली आइन के तहत चलेगी, गवर्नेंस अगर ये है लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, गवर्नेंस अगर ये है कि तमाम स्टेट के इदारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वो स्मूथली फंक्शन करेंगे, गवर्नेंस अगर ये है कि सूबों के दरमियान हम महंगी होगी, गवर्नेंस अगर ये है कि गरीब तरीन 80 लाख ख़ानदानों को उन्हें बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे, गवर्नेंस अगर ये है कि इलाज की तालीम की मुफ्त, तो फिर तो हम आगे हैं। लेकिन अगर गवर्नेंस कुछ और है वो तो फिर आपका मयार है, उस पर मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता। हम जिसे अच्छी गवर्नेंस समझते हैं हम दे रहे हैं, इत्तेहादी आप है, मतलब अच्छी गवर्नेंस हम ही देते हैं। सर मेरा मयार जब गर्दन में सरिये का था तो तब आप हाँ में हाँ मिला रहे थे, आप शुक्रिया अदा कर रहे थे कि शुक्र है बिनेश आपने पीपल्स पार्टी के नाम आपसे कह रहा हूं ना, अब गवर्नेंस का है तो मैं आपके हक का एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं गुड गवर्नेंस होती क्या है और पीपल्स पार्टी कहां पे बुरी है? ठीक है, क्या हमने गरीबों को हकूक नहीं दिए, नौकरियां नहीं दी, अवाम की खुशहाली के लिए काम नहीं करते, गरीबों के लिए नहीं करते? तो ये तो हमारा यही गुड गवर्नेंस है। बिल्कुल गुड गवर्नेंस ये है कि अवाम की खुशहाली होनी चाहिए। राना साहब, गवर्नेंस के ऊपर तो खैर मैं अभी बात ना ही करूं तो बेहतर है,
मैं सरिये पर भी अगर बात ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि सरिये तो आप लोगों के अभी रहने हैं, जब तक आप लोग को कोई झटका नहीं लगता, और अनकरीब चंद महीनों में लगने वाले हैं आपको बड़े झटके, फिर आपको याद आएंगी सहाफ़त, जमहूरियत और ये सारी चीज़ें। खैर सर, राजा रियाज साहब को तो मना लें, आपने अवाम को नहीं मनाना, राजा रियाज साहब को मना लें। राजा रियाज साहब को आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनको मना लें ताकि जो प्रोसेस है उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से शादियाने बजा सकें। देखें, राजा रियाज साहब जो है वो भी मान जाएंगे, उनसे आज सिटिंग होनी थी, अगर आज नहीं हुई हो पाएगी तो कल हो जाएगी। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि कंसेंसस जो है आपस में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ हो जाएगा, और कल तक जो है वो नाम मंजरे आम पे आ जाएगा। देखिए, सरिये के ऊपर मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ दिनेश, देखें अगर सरिया होता तो इतनी बड़ी कोएलिशन हुकूमत जो है इतना स्मूथली ना चलती। सरिया पिछली जमात में था जो अपने कोएलिशन पार्टनर्स को इज्जत भी नहीं दे पाता था, और वो जोड़े, उनको सबको जोड़े जो है वो रखे हुए थे जो पसे पर्दा थे, और जो इनके बिल पूरे कराते थे, सेनेट में नंबर पूरे कराते थे, वो सरिया था। यहाँ तो देखें, मैं समझता हूँ तारीख रकम हुई है, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतनी डाइवर्स जमातें जो एक दूसरे के इतने खिलाफ रही हैं, इस मुद्दे पे इकट्ठी हो गई कि पाकिस्तान के लिए हमें एक मुस्तहकम और पॉलिटिकली स्टेबल हुकूमत चाहिए, और इतनी बड़ी कोalition को चला लिया। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस चीज को दोहराया आज प्राइम मिनिस्टर ने कि मूविंग फॉरवर्ड भी देखिए, अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि आपने बिजली महंगी कर दी, गैस जो है पेट्रोल महंगा कर दिया, तो वोट कैसे लेंगे। देखिए, यही जो इक्तदार का हवस था, ये जो वोट की भूख थी कि हम वोट किसी तरीके से ले लें, इकोनॉमी को जो है वो खाई में झोंक के हम वोट ले लें, तभी हम यहाँ पहुंचे। अब हमें ये चीजें तब्दील करनी है। आज अगर यही गवर्नेंस जो पहले चलती रही वही चलाएंगे तो मुल्क के पास कुछ नहीं बचा कि आप जो है वो सियासत के दाव लगा दें और मीशत को जो है वो बिल्कुल जो बचा कुचा रह गया वो भी कर दें। तो मूविंग फॉरवर्ड हमें सरिये खत्म करने हैं, हमें कौमी एजेंडे के ऊपर इकट्ठा होना है, और उसके लिए अगर मुश्किल फैसले करने हैं तो उसमें सियासत नहीं करनी। मैं फिर रिपीट करूंगा, जब तक आप पेट्रोल की सियासत करेंगे, या तो पेट्रोल पाकिस्तान में बनता हो, यहाँ निकलता हो, हमारी जमीन से निकलता हो, तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जब आप इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप उस पर सियासत करें। मैं तो इस चीज से भी इख्तिलाफ करता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर को पेट्रोल की कीमत बढ़ती नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा रोल ही नहीं है, इम्पोर्टेड। इसी तरह बिजली है, बिजली की अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आप कोई सियासत नहीं कर सकते, वो एक कॉस्ट है जो पास ऑन होनी है। सियासत हाँ किस चीज पे होनी चाहिए कि थेफ्ट को आपने कम करना है, लाइन लॉसेस को कम करना है, ये आपकी गवर्नेंस है, ये परफॉर्मेंस है। गैस हो गई, गैस की कीमत जो कॉस्ट है वो आपने पास ऑन करनी है, एफिशिएंसी को आपने इंप्रूव करना है। वहां वो अवाम की खुशहाली ही वो बैरोमीटर है, वो चेक मीटर है जिसके ऊपर आपने चेक करना है कि भाई कोई भी वजीर आजम हो, अब इसका उसकी जवाब गवर्नेंस कैसी है। नहीं सर, मुझे ब्रेक पर जाना है, आई विल गेट बैक टू यू, प्लीज अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक प्लीज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को हम रिज्यूम करेंगे, विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। ब्रिगेडियर साहब, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हो या जलील अब्बास जिलानी साहब, आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा फेवरेट है एज द निगरां प्राइम मिनिस्टर? और साथ ही साथ जो निगरां प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है, ये जो अनाउंसमेंट है, उसके लिए ये जो नाम आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये नाम इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की मर्जी से आ रहे हैं, PMLN की मर्जी से आ रहे हैं? क्योंकि राजा रियाज साहब से तो मुलाकात नहीं हो पाई सर, व्हाट्स हैपनिंग? देखें, अब मेरे ख्याल में जो अभी नाम आ रहे हैं इन्हीं में से कोई लाइकली होगा, और मोस्ट लाइकली जो अभी टीवी में देख रहा हूँ, दिस इज व्हाट इज माय नॉलेज बेस्ड ऑन, कि अब्बास जिलानी साहब जो है, लगता है कि वो जो फॉरेन सेक्रेटरी थे और एम्बेसडर अमेरिका में रहे हैं, इंडिया में रहे हैं, वो स्टैंड चांसी जो भी नज़र आ रहा है उसका एक मैं आई पर्सनली फील के देखें, वो उनको फॉरेन रिलेशन का सारा पता है। और जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हैं, जो आपके एक्स चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, ही विल नॉट हैव दैट इन एनवायरनमेंट के अंदर। You need who should have a good grip on foreign affairs. Number two, a person like finance minister who should have very good grip on economy to revive economy. जो भी एक नया प्लान बना है और इन्वेस्टमेंट आनी है, उसको कैसे यूटिलाइज करने हैं। आपने जो 4 एक शोबे लिए, जैसे ज़राअत है, फिर आपके पास ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर माइन समिट आपने की, माइन मिनरल्स हैं, लास्ट डिफेंस प्रोडक्शन।
तो मेरे ख्याल में ये जो 3-4 महीने होंगे, इसके लिए ये है कि कंटिन्यूटी में ऐसा हो जो इसको पीछे न करे। ज़ाहिर है फौज ने एक साथ इनिशिएटिव लिया है, फौज चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जी। बहुत इनिशिएटिव लिया है और वो बहुत कीन भी है कि हम इकोनॉमी को रिवाइव करें और मुल्क में जो पैसा आना है हमारे इन अपने रिसोर्सेज से, जैसे बलूचिस्तान की डेवलपमेंट है और ज़राअत में ग्रीन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये और आईटी टेक्नोलॉजी, इसमें ज़रूर सपोर्ट आर्मी की लेनी भी चाहिए। देखें इतनी बड़ी आर्मी है, नेशन बिल्डिंग में वी मस्ट यूटिलाइज आर्मी रिसोर्सेज, आर्मी की मैन पर, आर्मी की इंटेलेक्ट, क्योंकि वो बहुत इन चीज़ों में वो भी सब जगह से आते हैं, पर बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको इस्तेमाल Right. करना चाहिए ट्रेनिंग ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए। लाइकवाइज इसी तरीके से ये जो है ना, ये नाम आई एम श्योर कि ये लीडर ऑफ गवर्नमेंट और लीडर ऑफ द गवर्नमेंट और साथ लीडर ऑफ अपोजिशन यही डिसाइड करेंगे। फौज इसमें कोई किरदार अदा नहीं करती है। यस, अगर Absolutely. प्राइम मिनिस्टर जैसे मशवरे कर रहे हैं, मशवरा कर लें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, Right. अदरवाइज फौज नहीं इंटरफेयर। राइट। ब्रिगेड साहब, आपने बोला 3-4 महीने। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, 3-4 महीने आप क्यों कह रहे हैं? नई हल्का बंदियों के हिसाब से इंतखाबात होने हैं, नई हल्का बंदियां 3-4 महीनों में नहीं होंगी सर। इट विल नेचुरली, आई पर्सनली फील कि हो सकता है कि फरवरी मार्च तक चले जाए, 5-6 महीने Yes. लगेंगे और इसमें जाके ये 6 महीने में आई थिंक कॉम्पिटेंट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर और कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड, जो आपको इसको लेके आगे चले और रिट्रीव करे जो हम इतने डिफिकल्ट दौर से गुजरे हैं और आगे चांस है जिसको हम इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट आनी है। आई एम कन्विंस कि आपको मिडल ईस्ट से कम भी 15-20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी है। उसको कैसे हार्मोनाइज करना है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय दीज पीपल। Sir, just last 30 seconds I have. Is it going to be or is it a smooth transition? एक हुकूमत से निगरां हुकूमत और फिर निगरां हुकूमत से एक और इलेक्टेड हुकूमत की तरफ, सर? आई एम सर्टन कि बिल्कुल ट्रांजिशन ईजी होगी। केयर टेकर जो टाइम है जब सेंसस तैयार होता है, डिलिमिटेशन हो जाती है, इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल ईजी ट्रांजेक्शन इंशाल्लाह होगी। और जिसको अवाम मैंडेट देते हैं, जिसको देते हैं, आई विश कि ये आपकी सिंपल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आए, बट अपर नहीं लगता ये कि इट इज गोइंग टू हांग पार्लियामेंट कोलेशन पार्टनर जिसमें वही 80 वज़रा देन ब्लैकमेलिंग, ये नहीं होना चाहिए। दिस व्हाट आई पर्सनली फील। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।